हेलो साथी, मैं गौरव कुमार स्मार्ट स्टडी विद गौरव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो है साइंस से। और साइंस कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसकी सारी स्ट्रेटेजी समझाऊंगा। लेकिन पढ़ना क्या है आज उस वो भी हम लोग समझेंगे। बच्चे, आज हम लोग साइंस में पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे उसकी पूरी चर्चा आप लोगों के सामने इस वीडियो में करूंगा। और साथ साथ फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है उन सब के बारे में बात चलेगी। आ जाइए, सबसे पहले देखते हैं साइंस में पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बच्चे बायोलॉजी की। किसकी बात करते हैं? बायोलॉजी की बात करते हैं। और जब भी हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक शब्द आता होगा कि जो बायोलॉजी शब्द है सर, ये आया कैसे। सबसे पहले तो यही समझ में नहीं आता बायोलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है। तो बच्चे, बायोलॉजी शब्द का दो तरीके का मतलब होता है। एक तो बायो होता है और दूसरी तरफ होता है लॉजी। बायो का मतलब होता है बच्चे, जिसे हम कहते हैं एक सिंपल भाषा में लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है बच्चे, दिस इज कॉल्ड बायो। लेकिन जब इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि बोले स्टडी करनी होती है, तो इस कंडीशन को कहते हैं लॉजी। यानी इसका मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इस कंडीशन को हम साइंस में कहते हैं बायोलॉजी। लॉजी वर्ड हमेशा स्टडी के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर मुझे हार्ट के बारे में पढ़ना है बच्चे, हार्ट मतलब अपने दिल के बारे में, किडनी के बारे में, ब्रेन के बारे में, ठीक है जी, ब्रेन के बारे में पढ़ना है, तो इन सब के लिए एक साइंटिफिक नेम होता है, ऐसे नहीं पढ़ सकते। तो हार्ट के लिए अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो इसे कार्डियो बुलाना पड़ेगा। और जब स्टडी करेंगे तो लॉजी बुलाना पड़ेगा, तब ये नाम पड़ जाता है कार्डियोलॉजी। ऐसे ही किडनी पढ़ना चाहते हो, किडनी को नेफ्रॉन बुलाना पड़ता है और इसकी स्टडी को बच्चे नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। इसी तरीके से जब ब्रेन पढ़ना पड़ता है तो ब्रेन के बारे में याद रखना न्यूरोलॉजी होता है। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं इसको। कुछ लोग इसको एक और नाम से भी जानते हैं, एनसेफेलोलॉजी भी बोलते हैं। एनसेफेलोलॉजी भी बोलते हैं, एनसेफेलोलॉजी भी बोलते हैं, या एनसेफेलोलॉजी भी बोलते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मली ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो एक बात तो क्लियर होगी, लॉजी वर्ड यूज किया जाता है बच्चे स्टडी के लिए, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्ड यूज करते हैं बायो। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात आती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो दुनिया में बहुत सारे होते हैं सर। यानी कि बैक्टीरिया से शुरू करेंगे तो बड़े से बड़ा जानवर हमारा एलिफेंट है, यानी कि ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। इनकी तो स्पीसीज बहुत ज्यादा हो जाएगी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। इसके बाद चीटी वीटी कह दो कि चीटी वीटी हो गई, आपका कह दो स्नेक हो गया, इसके अलावा मंगूस हो गया, है ना, मंगूस हो गया। इसके अलावा मंकी हो गया, मंकी से बड़े हम हो गए, ह्यूमन आ गया, ह्यूमन के बाद आ गया एलिफेंट। इनकी पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना शुरू कर गया तो हो सकता है मेरे तो दाढ़ी के बाल सफेद हो ही जाएंगे, आपकी तो सिर के बाल भी सफेद हो जाएंगे। पता लगा ये तो पॉपुलेशन ही नहीं खत्म हो रही है। बैक्टीरिया इतने सारे हैं कि इन्हीं के पढ़ते पढ़ते आधी जिंदगी निकल गई। वायरस पढ़ते पढ़ते आधी जिंदगी निकल गई। दुनिया कह रही भैया तुम पढ़ते रहोगे कि जिंदगी में कुछ करोगे भी, इनके बारे में पढ़ना तो बड़ा दिक्कत हो जाता। तो सोचा गया कि क्यों ना एक काम करते हैं, इन सब को एक ऐसे हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं जिससे पढ़ना आसान हो जाए। तो एक साइंटिस्ट था बच्चे जिसका नाम था कार्ल लीनियस। क्या नाम था? कार्ल लीनियस। इस बंदे ने काम क्या किया, इस बंदे ने बोला एक काम करते हैं कि बायोलॉजी को दो हिस्सों में बांट लेते हैं, आसान भी हो जाएगा और पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो लोगों ने पूछा हाँ भैया बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन बांटे कैसे? तो कहता है कि जितने ऑर्गेनिजम्स चलने वाले हैं ना, जिनके अंदर मूवमेंट हो सकता है, आज यहाँ है तो आज यहाँ हो गए, फिर यहाँ हो गए, मतलब जिनमें मूवमेंट हो रही है, तो जो मूवमेंट कर सकते हैं उनको उठा के डाल देते हैं एनिमल कैटेगरी में। किस में डाल देते हैं? एनिमल में। और जो मूव नहीं कर सकता, जिसकी ग्रोथ हो रही है, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, उसको बना देते हैं किसके अंदर? प्लांट के अंदर। तो इस हिसाब से बायोलॉजी दो हिस्से में बढ़ गई, एनिमल और प्लांट्स के अंदर। किसमें बढ़ गई बच्चे? एनिमल और प्लांट्स के अंदर। और इस बंदे ने, कार्लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन कर दिया, एक बना दिया एनिमल और एक बना दिया किसको? प्लांट। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में बांट दिया, एनिमल और प्लांट्स। पर एनिमल शब्द सूट नहीं कर रहा था, तो बोला बढ़िया नाम सोचो, जूलॉजी। तो नामकरण हुआ इसका क्या? जूलॉजी। इसका नामकरण क्या रख दिया? बॉटनी कर दिया इसका नामकरण। इसको बॉटनी के नाम से बुलाने लगे, इसको जूलॉजी। अब जूलॉजी के बारे में अब एक और बात देखो, इसमें भी देखो लॉजी वर्ड आ रहा है। लॉजी वर्ड मैंने अभी बताया था किसके लिए यूज करते हैं? स्टडी के लिए। मतलब स्टडी तो हो रही है लेकिन किसके बारे में? जू के बारे में। अब जू कौन होता है बच्चे? एनिमल होता है। जू एक्चुअल वर्ड यूज किया जाता है एनिमल के लिए, एक साइंटिफिक नेम होता है। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो इसमें भी एक एक पॉपुलेशन आती है इंसानों की, ह्यूमन की। जब ह्यूमन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो ह्यूमन का एक साइंटिफिक नेम से शुरू करते हैं बच्चे, जिसे कहते हैं सेल। यानी कि साइंटिफिक नेम तो खैर नहीं है, पर हम ये कह सकते हैं ह्यूमन जो बना है अपनी सबसे छोटी यूनिट से बना है, और उस यूनिट को बोलते हैं सेल। यानी कि सबसे पहला चैप्टर हमारा सेल होगा। सेल में हम डिटेल में जानेंगे कि सेल का नाम क्या होता है, सेल को और किस नाम से बुलाते हैं? साइटो बोलते हैं, इसी को साइटोलॉजी बोलते हैं बच्चे। आखिर क्यों होता है सेल का साइंटिफिक नाम साइटोलॉजी?
क्या आता है सेल के अंदर, कितने टाइप के सेल्स होते हैं, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन चलेगी। और पहली बार सेल डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक था। लेकिन इसने कैसा सेल डिस्कवर किया? डेड सेल। 1665 में जब हमारे देश में औरंगजेब का काल चल रहा था, तो भाई साहब रगड़ रहे थे अच्छे से सेल को, घिस रहे थे अच्छे से सेल को, घूर रहे थे अच्छे से सेल को, पूरी जानकारी इकट्ठा हो रही थी यहाँ पे। हम लोग औरंगजेब को पीटने में लगे हुए थे, तो हमारी जिंदगी तो औरंगजेब में निकल रही थी। ये लोग किस में लगे हुए थे? सेल की डिस्कवरी में। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है इसके बाद क्या पढ़ाओगे सर, इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड का मतलब होता है, ब्लड को बच्चे साइंटिफिक शब्द में बोलते हैं हेमेटो। इसको बोलते हैं हेमेटो। हेमेटो का मतलब क्या होता है? हेमेटो का मतलब ही खून होता है। क्या होता है इसका मतलब? बोलो, हेमेटो का मतलब ही खून होता है। हेमेटो का मतलब क्या होता है? हेमेटो का मतलब ही खून होता है। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेमेटो का मतलब ही क्या होता है बच्चे? खून होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे पूछता है तीसरा क्या पढ़ाओगे सर, तीसरा हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? खाना पीना। जो आप डेली लाइफ में खाना पीना खाते हो उसके बारे में बातचीत चलेगी। अच्छा, उससे पहले हेमेटो के रिगार्डिंग एक और चीज बताना चाहूंगा। हेमेटो का मतलब होता है ब्लड। और अगर आपसे कोई पूछे एक नॉर्मल इंसान में खून कितना लीटर होता है, तो क्या बताओगे? बोलना बच्चे 5 से लेकर 5.5 लीटर मात्र खून। इससे ज्यादा खून नहीं होता। अगर होगा भी तो फिर उसकी बॉडी में अच्छी बात है। ब्लड एक नॉर्मल इंसान में एवरेज देखा जाता है 5 से 5.5 लीटर में। खून ज्यादा हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि 5.5 लीटर से ज्यादा खून इंसान में नहीं हो सकता। हो भी सकता है। अगर होगा तो एवरेज हो सकता है 6 लीटर चला जाएगा, 7 लीटर। तो जितना खून ज्यादा जाएगा उसके अंदर काम करने की एफिशिएंसी भी उतनी होगी, और वो कह सकते हो उसकी बॉडी में क्या दिक्कत नहीं आ सकती सर, उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती जनरली। और हाँ, ऐसा है कि अगर आरबीसी बढ़ गया, हीमोग्लोबिन बढ़ गया, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि उसके पूरे बॉडी का खून अगर बहुत ज्यादा लाल हो रहा है, हीमोग्लोबिन लाल है, तो शरीर भी लाल हो सकता है। इसलिए पॉलीसाइथीमिया जैसी बीमारियां पैदा हो सकती है अगले के लिए। न्यूट्रिशन मतलब होता है खाना पीना। खाना पीना जब खाता रहेगा तो बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छा खासा जाएगा। क्या जाएगा? अच्छा खासा न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में जाएगा। जैसे कि एक सिंपल भाषा में कहूँ तो उसकी बॉडी में कैसे न्यूट्रिएंट जाएंगे सर? जब वो खाना खाएगा तो अगर वो खाने में मान के चलो एक प्लेट में रोटी रख के बैठा हुआ है, उसी में चावल रखे हुए हैं खिले खिले, इसके अलावा मटर पनीर की सब्जी बना रखी मम्मी ने, कहते मटर पनीर की सब्जी बनी है बेटे, सलाद खा। तो जब ये रोटी और चावल खाएगा तो इससे तो एक बात क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट जाएगा, जो ब्लड में मिलते ही ग्लूकोज बनेगा। और आपको पता है ग्लूकोज बचपन से ही सिखाया गया है शरीर को क्या देता है? बढ़ा के तगड़ी एनर्जी देगा, जिसे कहते हैं इंस्टेंट एनर्जी बच्चे। दबा के बढ़िया एनर्जी देने का काम कार्बोहाइड्रेट से क्या करता है? ग्लूकोज करता है। ये ग्लूकोज की खासियत है कि ब्लड में जाती ही सबसे पहले C6H12O6 में बदल जाता है। दुनिया का कोई कार्बोहाइड्रेट खा लो, ये ब्लड में मिलती क्या बनता है? ग्लूकोज। कोई भी कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट की पहचान होती है, खाने में मीठा लगेगा। खाने में कैसा लगेगा? मीठा। आम खाओ, बिस्किट खाओ, चॉकलेट खाओ, जो मर्जी खाओ, जो खाने में मीठा लग रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स। और वही जैसी ब्लड में मिलता है उसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। यानी खाया हलवा, है ना, खाया हलवा कार्बोहाइड्रेट, जैसी ब्लड में मिला ग्लूकोज। खाई रोटी, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा शुगर? माल्टो शुगर। खाया खाया रोटी, माल्टो शुगर, और जैसी ब्लड में मिला ग्लूकोज। खाया फ्रुक्टोज, यानी कि फ्रूट खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, आम खाया, मिठास आ रही है फ्रुक्टोज की वजह से, जैसी ब्लड में मिला क्या बन गया? ग्लूकोज। यानी एक तरीके से देखो तो जब जब भी कोई चीज कार्बोहाइड्रेट ब्लड में मिलेगी उसे हम ग्लूकोज ही कहेंगे। इसलिए कभी कभी हम लोग, देखा है आप लोगों ने, कभी देखा है डॉक्टर कहता है आपका लग रहा है ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, यानी खून के अंदर जो शुगर है वो बढ़ गई है। जो हम लोग कहते हैं ना ग्लूकोज बढ़ गया है, ब्लड में क्या बढ़ गया है? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज अगर ब्लड में ज्यादा बढ़ता है तो किसी लीवर बॉडी ऑर्गन को परेशान करता है। इसीलिए बेटर भी है कि वो बढ़े ना। इसीलिए अगर वो बढ़ता है तो हम इसे डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। ठीक है जी, शुगर लेवल का बढ़ना क्या कहलाता है? डायबिटीज। यानी कि ये जब 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 ब्लड में मिलता जाएगा, ये आपके ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। वो जाकर बॉडी को क्या देता है? दिक्कत देता है। कभी कभी इंसान के शरीर में ग्लूकोज लेवल इतना बढ़ जाता है ना, इतना बढ़ जाता है कि वो आपके सेल के अंदर घुस नहीं पाता। जैसे आपकी बॉडी में बहुत सारे ब्लड में सेल्स घूमते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनमें घुस ही नहीं पाता शुगर। तो वो ब्लड में घूमता रहता है। जब ब्लड में घूमता है ना तो दिमाग की नजर पड़ जाती है, कहता है अरे फालतू चीज घूम रही है इसके ब्लड में, इसकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ रहा है। तो ब्रेन क्या करता है? कहता है एक ब्लड को, कहता है एक काम करो, ये सारा ग्लूकोज उठाओ, किडनी के पास लेके जाओ। तो ब्लड एक कहता है ठीक है चलो, भाग भाग। भागना शुरू करेगा ब्लड। कहते हैं किडनी एक काम करो, मेरे अंदर बहुत सारी चीनी भरी पड़ी है, इसको निकालो यार कैसे भी करके। किडनी कहती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेरे अंदर घुस जाओ। तो किडनी जैसे उसके अंदर, किडनी के अंदर जैसे ब्लड घुसता है, किडनी अपना मशीन ऑन करती है, नेफ्रॉन नाम का। वो मशीन जैसे ऑन करती है वो फिल्टर करना शुरू कर देगा, डायलिसिस करेगा। कहता है अच्छा शुगर नुकसान कर रहा है, निकाल दो इसको। शुगर नुकसान कर रहा है, निकाल लो इसको। अब देखती है कि ब्लड में से शुगर तो निकाल लिया, अब इसे डालू कहाँ? तो फिर किडनी देखती है यूरिन जा रहा होगा, यूरिन, यूरिया जा रहा होगा, उसी यूरिया में मिक्स कर देगी, यूरिया में मिक्स करेगी और वो यूरिन बनकर बॉडी से बाहर। तो देखना, कभी भी देखना, जिनको डायबिटीज होता है उनको पेशाब बहुत आता है, यानी यूरिन बहुत बनेगा। रीजन क्या है? उनकी बॉडी शुगर को निकाल रही है।
उनकी बॉडी किसको निकाल रही है, शुगर को निकाल रही है। तो शुगर जितनी बार निकलता जाएगा उनका शुगर लेवल, उनका डायबिटिक लेवल क्या होता जाएगा, हल्का होता जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज, इसे हम लोग याद रखना, ग्लूकोज को मेजरमेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाई है जिसे ग्लूकोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोमीटर। ऐसे ही जब आप दाल खाओगे तो आपकी बॉडी में प्रोटीन जाएगा, लेकिन वो आपकी बॉडी ब्लड में मिलने के बाद कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में। वैसे ही जब आप फैट खाओगे तो आपकी बॉडी में फैटी एसिड जाएगा और वही फैटी एसिड ब्लड में मिल जाएगा, फैटी एसिड बन जाएगा। आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी कौन देगा, ग्लूको कार्बोहाइड्रेट। आपकी मसल्स पे कौन काम करेगा, प्रोटीन। और आपकी बॉडी को लंबे टाइम तक एनर्जी कौन देगा, फैट। इसीलिए याद रखना, फैट आपकी बॉडी को लॉन्ग टर्म तक क्या देता है, एनर्जी देता है। लंबे टाइम तक एनर्जी देने का काम कौन करता है बच्चे, फैट करेगा। कौन करेगा, फैट करता है। बॉडी को लंबे टाइम तक एनर्जी देने का काम करता है फैट। और अगर आपसे पूछता है कि सर आपकी बॉडी को इंस्टेंट यानी कि आपकी मसल्स की ग्रोथ पे काम कौन करता है, तो बोलेंगे बच्चे प्रोटीन करता है। कौन करता है, प्रोटीन। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि मुझे बताइए, लड़के और लड़कियों के अंदर किसमें ज्यादा मसल्स की ग्रोथ होती है, लड़कों में या लड़कियों में। तो आप जवाब देंगे बच्चे, लड़कों के अंदर जो है वो मसल्स की ग्रोथ ज्यादा है और लड़कियों के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होती है। जिसमें मसल्स की ग्रोथ ज्यादा होती है उनकी बॉडी का वजन थोड़ा ज्यादा भी रहता है। और सबसे बड़ी बात है, इनकी मसल, उनकी बॉडी के अंदर जो हड्डियां हैं, बोन्स, जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो बोन्स है, उनको प्रोटेक्शन देने का काम करती है, ताकि उनकी हड्डियों को किसी तरीके का क्या ना हो, नुकसान ना हो। इसीलिए कभी कभी रिक्वायरमेंट ज्यादा किसकी रहती है, मसल्स की ज्यादा रहती है। फीमेल में उनकी हड्डियों को सेफ्टी देने के लिए फीमेल बॉडी में फैट की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी मात्रा ज्यादा होगी बच्चे, फैट की मात्रा ज्यादा होती है। अच्छा, अब एक चीज और है, फैट का वजन फीमेल के, याद रखना, फैट का वजन मसल्स के कंपैरेटिवली हल्का होता है। इसलिए फैट बॉडी को ज्यादा कह सकते हो इम्पैक्टिवली। अगर आप देखोगे किसी भी फीमेल के अंदर अगर फैट ज्यादा रहेगा तो वो फैट बॉडी को नुकसान कम करेगा। और सबसे बड़ी बात है, फैट अगर बॉडी में ज्यादा रहेगा तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि बॉडी को इंस्टेंट यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी तो देगा, लेकिन इनकी बॉडी को सेफ्टी देने का काम, हड्डियों को बचाने का काम फीमेल में फैट करती है। फैट जिसमें ज्यादा रहता है ना, उसका एक और चीज, उसके एक बढ़िया प्रॉफिट है उसका, बेनिफिट उसका ये भी होता है कि उनको जल्दी ठंड नहीं लगती। फैट बॉडी को हीटिंग टेम्परेचर भी देता है। इसलिए लड़कियों के अंदर बॉडी में ज्यादा फैट रहता है। इनको सर्दियां, दिसंबर जनवरी महीना का कोई भी सर्दी आ जाए, इनको अगर शादी में जाना होगा तो ये शादी वादी में जाने के लिए एक साइड का ऐसे बढ़िया साड़ी वाड़ी डाल लेंगी, और हम लोग कांप रहे होंगे उसके अंदर, लड़कियां एक साइड में बिल्कुल साड़ी का पल्लू डालेंगी और उसमें ना तो स्वेटर ना कुछ, और एकदम से कांपती भी नहीं है। पता लगा सब्जी और गर्म हो रही है, खाना और गर्म होता जा रहा है। इसका मतलब है बॉडी में हीटिंग टेम्परेचर बहुत तगड़ा है, फीमेल में फैट बहुत होता है। फीमेल की एक और खासियत बात है कि अगर फीमेल को कभी देखना, भूख जल्दी नहीं लगती है। और भूख अगर बहुत ज्यादा लग भी जाती है तो ये लोग इतना सा खाती है, क्योंकि बॉडी में मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से मिल जाती है इनको, फैट से मिलती है। इसलिए अगर आपके सामने कोई फीमेल बहुत चिड़चिड़ी हो रही है ना खाना खाने के लिए, तो आप उसे खाना, आपको दिमाग में आएगा कि यार बहुत ज्यादा भूख लगी, ज्यादा देते हैं। लेकिन देखना, वो उतना खाना खा ही नहीं पाएगी। वो एक रोटी या दो रोटी खाएगी और उसके बाद कहेगी आई एम सेटिस्फाइड। रीजन क्या है, बॉडी में फैट एनर्जी ले रहा है, फैट से एनर्जी मांगी जा रही है। फीमेल फैट ही इतना है कि भूख ही नहीं लगने देता। इसलिए इंडिया के अंदर हमारे कल्चर में जितने व्रत बने हैं सब किसके लिए, फीमेल के लिए। क्योंकि बॉडी में क्या ज्यादा है, फैट ज्यादा होता है। इसके बाद बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की मात्रा की बात करें तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये दोनों आपके शरीर की इम्यूनिटी को क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं। और ये दोनों कहाँ से मिलते हैं, जो सलाद खा रहे हो ना, सलाद, विटामिन मिलता है इसमें, इसमें रफेज भी मिलता है। अच्छा, मिनरल जो होता है सर, ये मिलता है पानी से। मिनरल कहाँ से मिलता है, पानी से मिलता है। विटामिन आपको फ्रूट से भी मिलता है, सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है, फ्रूट से। और एक बात आती है रफेज, खाना पचाना होता है सर, खाना पचाने के लिए तो आपको रफेज चाहिए होता है। खाना पचाने के लिए क्या चाहिए होता है, रफेज चाहिए होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत। चलो, अब ये सारा का सारा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन टॉपिक में। इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा ह्यूमन डिसीज। क्या नाम होगा, ह्यूमन डिसीज नाम होगा। इंसानों में लगने वाली बीमारियां। अब बीमारियां लगता है किससे बच्चे, तो बोलना ह्यूमन बीमारी जो लगती हैं वो पैथोजन से लगती हैं। पैथोजन कौन होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगस होता है, प्रोटोजोआ। ये कहीं ना कहीं बॉडी में क्या फैलाती है, बीमारियां फैलाती है, और यही हमारे शरीर को नुकसान करता है। तो बीमारियां लगने वाली सारी कंडीशन किस में आती है सर, वो हमारी ह्यूमन डिसीज से जुड़ी है। इसके अलावा सर, इसके अलावा हम लोग सारी बीमारियां पढ़ेंगे। जैसे एक आपने सुना होगा, एक रैबीज नाम का बीमारी होता है, रैबीज। ये दुनिया जानती है इस वायरस के बारे में। रैबीज एक वायरस का भी नाम है, रैबीज एक बीमारी का भी नाम है। होता क्या है, ये जो कुत्ते नहीं होते, कुत्ते, इनके मुंह के सलाइवा के अंदर एक जो लार होती है, लार, उसमें एक वायरस जिंदा रहता है जिसे रैबीज कहते हैं। अगर यही कुत्ते ने गलती से काट लिया, अब कुत्ता काटेगा कहाँ, गर्दन पे तो काटेगा नहीं, नाक पे नहीं काटेगा, मुंह पे, यहाँ तो काटेगा नहीं। काटता कहाँ पे, पैर पे, क्योंकि इसकी हाइट ही हमारे पैर के आसपास रहती है, तो ये वहीं काटता है। जब ये काट लेता है ना, तो अगर गलती से आपको खून निकल गया और इसने आपके खून के ऊपर ऐसे चाट लिया ऐसे करके,
और उसके चाटने पर उसके सलाइवा में अगर ये वायरस मौजूद हुआ और वो वायरस अगर आपके ब्लड में चला गया तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके दिमाग तक पहुंचने में। वो सीधा ब्लड के अंदर जाने के बाद ब्लड से सीधा आपकी रीढ़ की हड्डी में जाएगा, और रीढ़ की हड्डी में जाते ही बच्चे स्प्लिट होने लग जाएगा, यहाँ डिवाइड होता है, यहाँ अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा, और जनसंख्या जब बढ़ जाएगी तब क्या कहता है, फॉलो मी। अब सीधा इसके ब्रेन पे अटैक करेंगे, जैसे ही ब्रेन पे अटैक करता है आपकी बॉडी में सिम्टम्स आने लग जाएंगे, आपको पानी से डर लगेगा, आपको भौंकने जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इस कंडीशन को रैबिस बोलते हैं। रैबिस होने के बाद नहीं बच सकता, पर रैबिस होने से पहले इंजेक्शन लगवा ले तो हम उसे बचा सकते हैं, इसलिए रैबिस का टीका लगवाना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी डिसीज के बारे में हम ह्यूमन डिसीज में पढ़ेंगे। एक टॉपिक पढ़ेंगे बच्चे जिसका नाम होता है ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम, ये ह्यूमन सिस्टम क्या है, आज इसको भी समझते हैं। ह्यूमन सिस्टम क्या होता है सर, एक बार इसे भी थोड़ा सा आइडिया बता दो, थोड़ा सा क्या होता है ये। तो ह्यूमन सिस्टम के बारे में गौर से समझेंगे। ह्यूमन सिस्टम क्या होता है तो बोलना सर, ह्यूमन सिस्टम में हम कई सारे सिस्टम के बारे में समझते हैं। जैसे ब्रेन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो ब्रेन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बच्चे इसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। यानी नर्वस सिस्टम के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, नर्व सेल के बारे में। किसके बारे में, नर्व सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेम एज इट इज सेकंड चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं बच्चे लंग्स के बारे में। व्हाट इज लंग्स, तो लंग्स के बारे में डिटेल में हम लोग सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। बात समझ में आ रही है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके बारे में बात करता है, लंग्स के बारे में बात करता है। हम लोग लंग्स को साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं बच्चे पल्मनो, पल्मनो। और इसकी स्टडी को बोलते हैं पल्मनोलॉजी। क्या बोलेंगे, पल्मनोलॉजी के नाम से जानते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो सर। लंग्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। अपना अपना जो हृदय है, अपना जो दिल है, अपना जो हमारे दिल के अंदर जो आजकल इसके ऊपर बड़ी कहानियां और चर्चा चलती रहती है, इसको हम नॉर्मली साइंस की भाषा में बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक, क्या बुलाते हैं, कार्डियक। कार्डियक बोलते हैं। हमारे नॉर्मल इंसान के हार्ट का वजन कितना होता है बच्चे, 300 ग्राम। हार्ट का वजन कितना, 300 ग्राम। हार्ट के अंदर की करंट को क्या बोलते हैं, हार्ट के अंदर की जो करंट होती है वो एसए नोड नाम की स्विच फैलाती है। हमारे हार्ट में जो करंट दौड़ता है वो कौन से स्विच की वजह से होता है, एसए नोड। इस करंट को देखेंगे कैसे, इस करंट की जांच कैसे होती है, इस करंट की जांच होती है ईसीजी से। किससे होती है, ईसीजी। वैसे ही हमारे ब्रेन में जो करंट दौड़ता है उसकी जांच किससे होती है, उसकी जांच होती है ईईजी से। उसकी जांच किससे होती है, ईईजी से। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कहते हैं। हार्ट के बाद पढ़ोगे आप लोग किसको बच्चे, हार्ट के बाद पढ़ोगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम किसके बारे में बात करता है, खाना वाना पचाने के बारे में। इसमें हम डिटेल में जानते हैं गैस्ट्रस के बारे में। खाना कैसे पचेगा, किस तरीके से पचेगा, पूरी डिटेल जानकारी गैस्ट्रस के बारे में। इसके बाद पढ़ोगे आप लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम। व्हाट इज एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी का मतलब होता है बॉडी का वेस्ट का बाहर निकलना। एक्सक्रीटरी सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एक्सक्रीशन के बारे में डिटेल में समझेंगे, एक्सक्रीशन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। और इसमें मेन पार्ट होता है कौन सा ऑर्गन इसके अंदर वर्क करेगा, किडनी करेगी। किडनी के अंदर अगर हम बात करते हैं, एक किडनी का वजन मात्र 150 से लेकर 170 ग्राम के बीच में होता है। कितना, मात्र 150 से लेकर 170 ग्राम के बीच में माना जाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात पढ़ोगे बच्चे, कौन सा, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात पढ़ोगे आप लोग, इसके अंदर पढ़ोगे सबकी ख्याल रखने वाली हड्डी का नाम स्केलेटन सिस्टम। क्या पढ़ोगे, स्केलेटन सिस्टम, जिसमें हम लोग करीबन 206 हड्डियों के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आप लोग पढ़ोगे स्केलेटन को बचाने के लिए हमारी मसल्स काम करती है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे बच्चे, मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। और मस्कुलर सिस्टम हमारी टोटल हमारी मसल्स की कितनी संख्या होती है, 639। इसके बाद आप लोग पढ़ोगे बच्चे ज्वाइंट्स। क्या पढ़ोगे, ज्वाइंट्स, जिसे हम लोग कहते हैं सर क्या, संधि। ठीक है जी। ज्वाइंट्स वगैरह पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, इसके बाद और क्या पढ़ोगे सर, इसके बाद एक और चीज पढ़ेंगे हम लोग, क्या, ज्वाइंट्स हो गया। इसके बाद आप लोग पढ़ोगे सर रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम। ये सारी डिटेल जानकारी लेंगे। इसमें भी हम लोग सीखेंगे सर, हमारा एक और टॉपिक आएगा जिसे कहेंगे स्किन। क्या बोलेंगे, स्किन के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। और क्या पढ़ेंगे सर, और पढ़ेंगे एक टॉपिक और आएगा जिसे कहते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम के बारे में भी जानकारी बताऊंगा आपको। एनिमल किंगडम के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, डिटेल में जानकारी लेंगे। और ये अपना होगा सर बायोलॉजी में जूलॉजी का सिलेबस। क्या होगा, जूलॉजी का सिलेबस होगा। ये सिर्फ जूलॉजी के बारे में बात चली है। बॉटनी में क्या पढ़ोगे, बॉटनी में यहाँ लिख देता हूँ मैं, बॉटनी में यहाँ लिख देता हूँ। बॉटनी में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे प्लांट किंगडम। क्या पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में, प्लांट हार्मोन। इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्लांट, प्लांट हार्मोन, प्लांट किंगडम, प्लांट टिश्यू के बारे में। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम हो गया, प्लांट हार्मोन, प्लांट टिश्यू, और हो गया प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में।
ये सारा का सारा जो पार्ट होगा ये हमारा सिलेबस होगा बच्चे बायोलॉजी का, जिसमें हम हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है कि आज हम लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में क्या क्या करना था, कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना था, इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या समझना था, उसकी जानकारी दी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको आगे लेके चलेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।